वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं IIBF एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन जितने भी हम आपको दिखाएंगे वो बिल्कुल आज हम आपको 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। 50 क्वेश्चन में आपको ये आपके पेपर में 50 का 50 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम एकदम बिल्कुल हुबहू उसी तरीके से आपके यहाँ क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये पार्ट 1 वीडियो बना रहे हैं, आज पार्ट 2 आपको 2 दिनों के बाद उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ये पहले जो हम बता रहे हैं वो 20 नंबर पे आ जाए या आपके 60 नंबर पे आ जाए या क्वेश्चन नंबर आपका 82 पे आ जाए या 48 पे आ जाए। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है वीडियो में कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आप कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत उस पर टिक लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों तब हम बताते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है बेसिक बचत बैंक खाते BSBDA की निम्नलिखित में कौन सी मुख्य विशेषता सही है। तो दोस्तों पूरा आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप इतना सा पढ़ लीजिए और इतना आप देखेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन यही था और आंसर सेम आएगा, सेम इसी तरीके से आएगा। क्वेश्चन पूरा सेम एक जैसा ही रहेगा, जो हम यहाँ दिखा रहे हैं उसी तरीके से आपको भी एग्जाम में परीक्षा में मिलेगा। तो दोस्तों आपको बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा लाइन को ये देख लेना है, जैसे आप देखेंगे उसका आपको ऑप्शन याद कर लेना है कि कौन सा ये सही रहेगा। तो दोस्तों ये बता रहे थे, तो इसमें दिया है बिना न्यूनतम शेष, बिना बैंक प्रभारी ATM कार्ड सुविधा के साथ, ये सब आपको रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है, तो इस कॉलम पे आपको टिक लगा के और नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। और इस अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये हमारे देश में ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों द्वारा आयोजित अनुसूची बैंक भी है, इनका स्वामित्व पूंजी केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्वामित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी सहभागिता होती है। तो दोस्तों आपको यहाँ देख लेना है, बस केंद्र सरकार का 50% होता है और राज्य सरकार का 15% और परियोजना बैंक का 35% लगता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लेना है, इतना याद कर लेना है और यही चीज़ पे आपको ऑप्शन पे टिक करके और नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। भुगतान बैंक PB में लघु वित्तीय बैंक SFB के कार्यों में अंतर है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है। तो ये चीज़ आपको ये इतना याद कर लेना है और जैसे आप देखेंगे आपको क्वेश्चन सेम हुबहू आप जैसे यहाँ देख रहे हैं मेरे वीडियो में उसी तरीके से सेम बिल्कुल यही तरीका रहेगा, यही सब चीज़ें रहेंगी, कहीं कुछ बदलाव नहीं रहेगा, कहीं शब्दों में भी बदलाव नहीं रहेगा। और आपको ये 1, 2 नंबर और 4 नंबर इसमें सही है। तो इस पे आपको आप ये देख लेंगे कि ये वाला क्वेश्चन का ये आंसर सही होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई वित्तीय संस्था एक बैंक अर्थात निधि के बचतकर्ता और निवेशकों या उपयोगकर्ता के बीच एक मध्यवर्ती संस्था के रूप में कार्य करते हुए, इसका दोस्तों आंसर होगा आपको बैंक अपने ग्राहक के इक्विटी शेयर के क्रम विक्रय पर सौदे की सुविधा प्रदान करता है। तो ये आपको आंसर ये आपको देख लेना है और याद कर लेना है। आपको मात्र कुछ नहीं करना है, आपको 2-3 बार 4 बार 5 बार वीडियो को देखिए और ये गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आप जाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि यही आंसर होगा। तो आपको वीडियो को 3 बार 4 बार रिपीटेट करके देखते रहना है, देख ले और अगले दिन
आप पेपर में जाएंगे वहीं सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आदाता के खाते में रखिए एक चेक पृष्ठभाग पर आकर मौजूद है, वसूली बैंक को, यहाँ डॉट डॉट दिया है, तो यहाँ डॉट डॉट के जगह पे ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर, ऐसे चेक की वसूली नहीं करनी, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऐसे चेक की वसूली नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये ऐसे चेक वसूली करते हैं। चेकों और बिलों की वसूली के मामले में ग्राहक के साथ बैंक का संबंध वाला होता है, यह डॉट डॉट करके दिया है। तो यहाँ चेक और बिलों की वसूली के मामले में, तो वहाँ पे आपको देनदार के रूप में बैंकर और लेनदार के रूप में ग्राहक होता है। तो ये आपको देख लेना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर जो है वो सही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बैंक ग्राहकों के अनुरोध और अन्य पक्षों के लाभार्थियों को धन विप्रेषण उद्देश्य मांग ड्राफ्ट डीडी जारी करना। ये आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे और उसका आंसर आपको 2 नंबर 20,000 जो आपका ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आप 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें, ये हम हमेशा बोलते रहते हैं। 2-3 बार आप रिवीजन करें और आपको वीडियो फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा 20,000 रुपये। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोई अनिवासी भारतीय NRI लोक भविष्य PPF डॉट डॉट करके दिया है, तो इस डॉट डॉट में हमारा ये फर्स्ट नंबर जो है ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये पढ़ लीजिए, उसके बाद से डॉट डॉट दिया है वहीं रहेगा, नहीं खोल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा। या आप क्वेश्चन भी देखे रहेंगे कि ये वाला हम उसमें टिक लगा हुआ था, तो वहाँ जाएंगे तो देखेंगे, तो आपको बस आपको निशान लगा के और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। तो अगले दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। धन शोधन गतिविधियां का पता लगाने के लिए सामान्य चरणों को क्रम में देखा जाता है। ये पूरा जो आपका ये प्रश्न है और इसका आंसर है स्थानन और संततिकरण, एकीकरण। तो ये चीज़ आपको प्लेसमेंट एंड द लेयरिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। खाता खोलते समय बैंक ग्राहक की नाम इंगित करने के लिए सूचित करते हैं जिन्हें जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में राशि देय होती है। नामांकन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो इसमें आपको ये कोई एकल जमाकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति में नामित कर सकता है जिसमें जमाकर्ता मृत्यु की स्थिति में उसके नाम जमा राशि का भुगतान बैंकिंग कंपनियों द्वारा किया जाए। तो ये आपका ये आंसर सही होगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केवाईसी के लिए 6 आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज, जो केवाईसी में 6 वैध जो कागजात हैं वो कौन कौन से है। उसमें पैन, आधार, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन इसमें होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है आपका, ये लंबा क्वेश्चन है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा ये आप पढ़ेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके दिमाग पे रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन आपको एक ऐसा इसमें ट्रिक बताएंगे जिसमें बस ये बीमार, वृद्ध, अक्षम, दृष्टिबाधित, ये 4 चीज़ें आपको याद रख लेना है। ये बीमार जैसे दिखाई देगा, जैसे बीमार दिखाई देगा उसका याद रखिएगा कि 2 नंबर है, 2 नंबर और 3 नंबर सही है। ये बीमार चीज आपको याद कर लेना है। तो ये आप लोगों को ये अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। ये बीमार और वृद्ध, अक्षम, दृष्टिबाधित, ये चीज आपको देख लेना है, वो उसका आपका आंसर होगा 2 नंबर। ये क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान उद्देश्यों के अनुसार बचत बैंक ब्याज भुगतान डॉट डॉट किया जाता है बैंक के विवेकानुसार तिमाही अंतरालों पर, यानी बैंक के अपने दिमाग के ऊपर है कि किस हिसाब से तिमाही अंतरालों पे लिया जाए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
केवाईसी पुनः केवाईसी के अवधि अदद के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें केवाईसी पुनः केवाईसी में अवधि अदद के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये तीनों जो है आपका, ये तीनों क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो आपके सही है। इसमें आपका चौथा क्वेश्चन जो है आपका आंसर वो गलत है। जब ग्राहक के मामले में जिनका खाता उस समय खोला गया था जब वे नाबालिग थे, नाबालिग से बैंक के पास पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से नहीं, ईमेल और मोबाइल नंबर से नहीं केवाईसी होता है। कोई भी व्यक्ति का अंगूठा लगा के होता है, आइरिस लगा के होता है। तो आप देखते ही होंगे कि कैसे होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब कोई ग्राहक बैंक ओवरड्राफ्ट ऋण प्राप्त करता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है दोस्तों कि आपके अकाउंट में आप लोन लिए हैं, जैसे 50,000 या 10,000 का आपका ओवरड्राफ्ट बना दिया जाता है, ऋण दे दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि पहले आप ऋण लेंगे, ऋण लेने के बाद से आपको चुकता करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओवरड्राफ्ट ऋण लेंगे तो आप ऋण लेंगे तो लेना है तो देना जरूरी है। तो ये चीज़ आपको एक यहाँ पे ट्रिकी है, लेना है तो देना है, उस पर ध्यान रखिएगा। वही चीज़ आप पहले पैसा जमा करते हैं, आप देंगे किसी बैंक को देंगे, जब देंगे तब लेंगे। तो ये चीज़ आगे भी ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का, जब देंगे तो लेंगे, जब लेंगे तो देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ऋण लेंगे तो आपको देना है, और आप बैंक अकाउंट में आप 5,000 रुपया दे के खुलवा लिए तो आप लेंगे जो 5,000 रुपया से खुलवाएं या 10,000 से खुलवाएं, 1 लाख से खुलवाएं, तो जो देंगे वो लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे, आएगा ये क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाता खोलने के लिए फोटोग्राफ प्राप्त करने के दिशा निर्देश के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बता दें ये दोनों कथन सही है और ये 4 नंबर कथन सही है। आपका तीसरा कथन जो है गलत है। इसमें आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों पर फोटोग्राफ चिपके होते हैं, इसलिए बैंकों को फोटो जमा करने पर जोर नहीं दिया जाता है। नहीं, कोई भी कागजात है, कोई भी आप है कागज है, उस पर फोटो है तो अलग से बैंक फोटो मांगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। चेक के रेट संबंधी निम्नलिखित गलत कथन की पहचान करें। विशेष रूप से देखिए चेक, ये आपका ऑप्शन सही है। बाकी के ये 3 क्वेश्चन जो है, जो 3 आंसर है, ये गलत है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर आपका सही है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन हो और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई ग्राहक बैंक खाता खोलकर उसके धन राशि जमा करता है। बताए थे हम आपको उसी में कि जब आप खाता खोलते हैं और अपना पैसा जमा करते हैं तो आप देंगे तो फिर लेंगे। ये आ गया क्वेश्चन, आप देंगे तो लेंगे, इतना याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आपका 2 नंबर बना रहेगा। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आपको ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ईएमआई का फुल फॉर्म है आपका ये इक्वलिटी मंथ इंटरेस्टमेंट, इक्वांटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये चीज़ आपका 2 नंबर सही है, जिसमें मूलधन और ब्याज ऋण निश्चित अवधि में मासिक किस्तों के माध्यम से चुकाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में साधारण ब्याज एक अवधि के लिए उधार दिया जाता है, राशि की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना निम्नलिखित में कौन सा सूत्र? तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन
गुणे ब्याज गुणे समय। तो ये साधारण ब्याज का सूत्र है, तो आपको ये सूत्र भी याद कर लेना है, या देख लीजिए 4 नंबर ऑप्शन याद कर लीजिए या सूत्र याद कर लीजिए। ब्याज की कुल राशि मूलधन गुणे ब्याज गुणे दर, इतना याद कर लीजिए, नहीं तो 4 नंबर आप ऑप्शन याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी जाती है। उधारकर्ता को खाता बंद करने के लिए दूसरे के अंदर में 11,200 प्रति वर्ष साधारण ब्याज। तो इसका आपका जो होगा 6% आपका ब्याज दर होगा। इसका आंसर 3 नंबर होगा, तो ये आपको 6% होगा। ये 10,000 रुपया 2 साल के लिए दिया जाता है, तो 1,200 रुपया इसका ब्याज हो जाता है, यानी 6 दूना का 12, यानी 1200 यहाँ पे बढ़ गया। तो 600 रुपया आपका सालाना बढ़ रहा है, तो 2 साल का 1200 रुपया हो गया। 10,000 में 1200 जोड़ देंगे, 1200 जोड़ देंगे 11,200 रुपया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है बैंक 1/4/2000, इसमें सन नहीं दिया है और 25,000 रुपया दिया है, यहाँ भी सन भी नहीं दिया है, तो ये इसमें इसका गणना नहीं कर सकते हैं। अब कितने साल का है ये तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लास्ट का जो सन है वो दिया ही नहीं है, तो इसलिए आपको क्या लगा देना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोहरे प्रविष्टि वाली वही खाता अवधि आवश्यक है, क्योंकि 2 पक्षों में शामिल किया जाता है, जिसका अर्थ है प्रत्येक नाम में का एक अनुरूप। तो इसका आपको तीसरा नंबर जो आंसर है ये सही है। लेन देन का अभिलेख विभिन्न चरणों और समय पर असमान राशियों के साथ भी किया जाता है। आपको हम केवल प्रश्न और उत्तर दिखा रहे हैं, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो आप का समय बर्बाद होगा। इससे आपको जो प्रश्न है वो बता रहे हैं और उत्तर जो होगा वो बता रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियत ब्याज दर और स्थिर ब्याज दर के बीच का अंतर, कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर आंसर जो है, नियत ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के दौरान नहीं बदलती है, जबकि अस्थिर ब्याज दर पुनर्निर्धारित खंड के अधीन बाजार में स्थित अनुसार बदली रहती है। तो ये 3 नंबर आपका क्वेश्चन आंसर जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, बैंकों की शिक्षा ऋण योजना के उद्देश्य में भारत के विदेशी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसमें आपको कॉलेज पाठ्यक्रम शुल्क यानी परीक्षा शुल्क, छात्रावास, इसमें बैंकों की शिक्षा ऋण उद्देश्य में भारत और विदेशी उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी क्या क्या देता है? कॉलेज पाठ्यक्रम शुल्क यानी परीक्षा शुल्क और छात्र शुल्क, नहीं कि ये बीमा प्रीमियम नहीं भरता है, यात्रा के लिए नहीं देता है, कंप्यूटर लैपटॉप और के लिए नहीं देता है, देता है क्या लिए? पाठ्यक्रम शुल्क यानी परीक्षा शुल्क और छात्रावास के लिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आवास ऋण संबंधी निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? आवास ऋण संबंध निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें मकान, फ्लैट खरीद, निर्माण, उन्नत विस्तार के लिए आवास ऋण किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बाकी ये 3 जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुद्रा ऋण योजना में लाभार्थी इकाई समृद्धि निधि जरूरी के साथ 3 उत्पादक बनाए गए हैं। 3 उत्पादक, ये आपका आंसर नंबर 1 सही है। 50,000 रुपये तक के किशोर, 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए, तरुण 50 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, उधार दी गई निधियों को सुरक्षा बैंकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता का विषय। तदनुसार ऋण की चुकौती उधारकर्ता संबंधी कुछ पहलुओं पर निर्भर करती है। इसका 2 नंबर आपका आंसर सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। सही 2 नंबर है, बिक्री का अनुमान के अनुरूप न हो। तो आपको अगर वीडियो ज़्यादा हम तेज़ी से बना रहे हैं तो आप वीडियो रोक के भी आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ के और आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं।
तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है नकदी प्रवाह विवरण किसी प्रविष्टि या समय पर नकदी की स्थिति का विवरण होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर का 2 नंबर आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है एनपी अनर्जन अस्थिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ये 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 3 नंबर ऑप्शन है ऋण, नगदी, खाते मूलधन और ब्याज की किस्त अल्प अवधि के लिए के संबंध में फसली मौसम के लिए अतिदेय होता है। ये 3 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, जो हम यहाँ टिक लगाए हैं, यही आपका सही है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संदिग्ध अस्थियों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपका 2 नंबर आंसर सही है। एनपी इसमें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह 12 महीने की अवधि में अवमानना अस्थियां बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दिए गए ऋणों के संबंध में वसूली की सुनिश्चित के लिए निम्नलिखित कौन सा एक प्रभावी कदम नहीं है। इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। चूक के मामले में उधारकर्ता में पड़ोसी व्यक्तियों के लिए संपर्क किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राहकों की शिकायत के निवारण के लिए बैंक पालन योजना निम्नलिखित में निकाय के तहत लागू किया गया है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको चलते हैं, कुछ के बैंकों में आंतरिक लोकपाल नियुक्तियां करने की सलाह दी गई है जो डॉट किया है। तो यहाँ पे आपका शिकायत निवारण अधिकारी यानी 4 नंबर आपका कॉलम सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ग्राहकों की शिकायत से संबंध में एक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरू की गई है, बैंकों द्वारा यह पालन किया जाता है। निम्नलिखित क्वेश्चन सही नहीं है। इसमें तीनों ऑप्शन आपका ये और ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। शाखा प्रभारी शिकायत प्राप्त होने पर विश्लेषण करते हुए यदि आवश्यक हो तो शिकायतकर्ता के शिकायत के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, ये आपका आंसर होगा। यहाँ आपका सही नहीं है पूछ रहा है, नहीं 2 नंबर आपका जो है ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न भूमिकाओं में कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज पर नियंत्रण, ये 3 नंबर आपका सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कारोबारी प्रतिनिधियों कारोबारी सुलभ मॉडल BCBF क्रियान्वयन वित्तीय समावेशन उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है, शाखा बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वंचित लोगों तक पहुंचने के लिए अधिक उपयुक्त मॉडल। तो आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं इस वीडियो में कि जो भी हम ऑप्शन बता रहे हैं, जितने नंबर पे बता रहे हैं, सेम इसी हिसाब से आपके एग्जाम में आएंगे, कहीं इधर उधर आपका नहीं आएगा। आप इस चीज़ से एकदम श्योर रहिए कि जहां हम बता रहे हैं 2 नंबर पे बता रहे हैं तो 2 नंबर पे ही आएगा। ये नहीं कि ये क्वेश्चन यहाँ उठ के चला आएगा, आंसर यहाँ नहीं आएगा। 2 नंबर बताएं तो 2 ही नंबर पे आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय समावेशन की व्याख्या में वंचित निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती लागत में वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध में सुनिश्चित कराने के रूप में की जा सकती है। उसका आंसर है आपका 3 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु खाते का आरंभ यदि ग्राहक के पास पहचान या पते का प्रमाणित संबंधित एक भी दस्तावेज नहीं है तो प्रारंभिक चरण में ये आपका 3 नंबर सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सूक्ष्म वित्तीय कार्यालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सूक्ष्म वित्तीय कार्यालय के बारे में यानी आपका ये सही नहीं है, बाकी 3 सही है। किफायती मूल्य निर्धारण की दृष्टि से ऋण के प्रति अधिक लचीलापन, ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में विभिन्न बैंकिंग उत्पादन शामिल हैं। खुदरा बैंकिंग के लिए आपको ये तीनों आपका आंसर वो क्या है सही है, तो यहाँ उपयुक्त सभी होंगे। आपको एक और चीज़ हम बता दे रहे हैं, इस
कोई भी इस एग्ज़ाम में आपको उपयुक्त सही दिखे या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कॉलम देता है तो उस पर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उपयुक्त सही जहाँ दिखे आप उस पर निशान लगा के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उपयुक्त जितने भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन आंसर वो सभी सही होते हैं। और किसी भी यहाँ पे आई करके दिया रहता है, वो भी क्वेश्चन आपके सही आंसर सही होते हैं। तो उपयुक्त वाले आपको सभी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। तो अगला क्वेश्चन में आप देखिए, जैसे अभी बताए थे आपको, व्यवसायी स्पर्की एजेंट, ये आपको याद कर लेना है इतना, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। तो ये चीज़ तो क्वेश्चन आपको श्योर है कि ये आने वाला है, तो आप 2 घंटा 3 घंटा पहले एक बार वीडियो को देख ले एग्जाम से पहले, और इतने याद रखिए कि इसका 4 नंबर आपका सही है आंसर। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है 43 नंबर, यह है कारोबारी प्रतिनिधि बीसी कई बैंकिंग क्रियाकलाप करते हैं। बीसी के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो बीसी का कार्यकलाप क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी क्या होता है और क्या नहीं होता है, यानी ये 3 चीज़ बीसी करते हैं। जब आप बीसी पॉइंट मिलेगा तो आपको ये 3 चीज़ करना है, ये नहीं करना है। बैंक उधारकर्ताओं को EMI किस्तों का निर्धारण, ब्याज की वसूली करना, आप ब्याज नहीं वसूली करेंगे। अब छोटा रकम निकालेंगे, जमा करेंगे, KYC करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कारोबारी बीसी में कारोबार सुलभ BF। BC और BF 2 होते हैं। BF वो होते हैं जो आप अकाउंट धीरे धीरे करके आप ज़्यादा अकाउंट खोल लेंगे, या किसी भी बैंक का दिखेगा कि नहीं आप अच्छा काम करते हैं तो आपको BC बना दिया जाता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है, कारोबारी प्रतिनिधि BC और कारोबारी सुलभकर्ता PF के समक्ष आने वाले जोखिम, मतलब जो भी परेशानियां आती है क्या है? तो आपका ये 3 नंबर जो है आंसर सही है। कारोबारी प्रतिनिधियों द्वारा किए गए लेन देन में बैंकों द्वारा लेन देन के आधार पर ट्रैक किया जाता है, यानी लेन देन से आपको जांचा जाता है कि आप कितना काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारोबारी BC, ये तो आपको बताया है इसी वीडियो में, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए इसको। कारोबारी प्रतिनिधि BC और कारोबारी BF प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे, समस्याएं, कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें BC BF ग्राहकों के पक्ष में किसी प्रकार की गारंटी देकर ग्राहकों को सीधे कुछ शुल्क ले सकता है। तो आपका 3 नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है कारोबारी BC और कारोबारी BF कार्यप्रणाली प्रौद्योगिकी। इसमें आपको नहीं पूछा है, तो इस चीज़ को ख्याल रखना है। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घुमा देता है, तो आपको नहीं है ये चीज़ देख लेना है। तो क्या नहीं है यहाँ पे, BC को क्या नहीं करना है, BF को क्या नहीं करना है। प्रौद्योगिकी और आधारित बैंकिंग उत्पादों में लेन देन में सुरक्षा का बड़ा मुद्दा, और यदि किसी उत्पादक समव्यवहार करने वाले BC एजेंट एवं चिंताओं को भली भांत पारित करना, ये हो गया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है IMPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस, यही IMPS का फुल फॉर्म होता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, या ऑप्शन से याद कर लीजिएगा कि दो नंबर आपका ऑप्शन सही है, नहीं तो आप क्वेश्चन का आंसर ही याद कर लीजिए, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रुपए डेबिट कार्ड की एक स्वदेशी घरेलू कार्ड है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें आपका 4 नंबर सही है। NPCI द्वारा जारी और केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के ATMों को अधिकांश POS मशीन स्वीकार्य, तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन PMJDY एक राष्ट्रीय मिशन कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ आरंभ की गई है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक प्रासंगिक है? तो ये आपका सही, तो आपका ये चारों है, लेकिन सर्वाधिक पूछ रहा है यहाँ पे, तो सर्वाधिक में आपका होगा केवल ग्रामीण और दूर क्षेत्रों में परिवारों
वो कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जनधन जो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोला जाता है वो हर घर में एक होना चाहिए। इसीलिए ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए ये आपका आया था। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एक घर में 10 लोग हैं तो 10 खुलवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कम से कम एक बुनियादी बैंक खाता होना चाहिए। कोई ऐसा घर ना हो जिसमें जीरो बैलेंस का खाता ना हो। यही प्रधानमंत्री जनधन योजना का कार्य है। तो 50 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन ये बहुत लंबा है, इसलिए आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJY के अनुसार एक बचत खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। जो मोदी जी बोले थे कि 15 लाख रुपया मिलेगा, वो 15 लाख न दे के ये ओवरड्राफ्ट सिस्टम 5000 रुपया का होता है PMJY ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ये 4 कॉलम दे दिएगा, 1 2 3 और ये 4, आपका 4 नंबर दिया गया। तो इसमें से आपको पहला नंबर ऑप्शन पहला और दूसरा सही, यानी आपका ये आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन लेके आए थे। 50 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आंसर जो होगा वो सटीक होगा। आप नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में अगर हमारा 50 क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।